आप सभी पत्रकार साथियों का मैं कांग्रेस के मुख्यालय में स्वागत करती हूं। आज एक और तिहाड़ जेल, दिल्ली के तिहाड़ जेल की जेल मंत्री दिल्ली सरकार के जो जेल में बंद हैं, उनका एक सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने आया है। ये आम आदमी पार्टी के वही जेल मंत्री हैं जो पिछले 3 महीने से अधिक समय से जेल में हैं। कोर्ट लगातार इनकी बेल रद्द कर रहा है। ये वही जेल मंत्री हैं जिनके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कभी भारत रत्न मांगते हैं और कभी उनकी तुलना शहीद आजम भगत सिंह जी का अपमान करते हुए उनसे उनकी तुलना करते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी और दोबारा विचार करने को दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहूंगी कि क्या आप आज भी इस बात पे कायम हैं कि आपके जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए? क्योंकि आज का खुलासा सीसीटीवी फुटेज ये दिखाता है कि कल तक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन कोई मसाज नहीं ले रहे थे, वो फिजियोथेरेपी करा रहे थे, उन्हें जरूरत थी इलाज की। लेकिन आज पता चलता है कि सत्येंद्र जैन जेल में बंद आम आदमी पार्टी के जेल मंत्री जिससे मसाज ले रहे थे, वो कोई और ही नहीं, उसी तिहाड़ जेल में बंद पोक्सो कानून के तहत प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, नाबालिग बच्चियों के बलात्कार का दोषी एक अपराधी तिहाड़ जेल में बंद एक शख्स जिसका नाम रिंकू बताया जा रहा है, वो कोई और नहीं मसाज देने वाला ये एक अपराधी है। हमारा ये कहना है कि एक के बाद एक लगातार दिल्ली के तिहाड़ जेल जहां पर बड़े से बड़ा खूंखार अपराधी बंद है, वहां की सुरक्षा के साथ, नियमों के साथ एक के बाद एक भाजपा हो या आम आदमी पार्टी समझौता कर रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, पुलिस कानून व्यवस्था जो अधिकारी हैं, इन दोनों के देखरेख में तिहाड़ जेल की सुरक्षा नियमों के साथ समझौता किया जा रहा है। हमने इसी तिहाड़ जेल में पंजाब के युवा गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को प्लान होते हुए देखा और पूरा पुलिस प्रशासन तिहाड़ फेल हो गया उस साजिश को नाकामयाब करने में। वो कामयाब हुए और सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है। आज फिर एक बार देख रहे हैं, मैं आपको बयान और तस्वीरें दिखाऊंगी और बिल्कुल मांग करती हूं आम आदमी पार्टी की 8 महिला विधायक इस सब को देखने के बावजूद कि एक बलात्कारी से आपका मंत्री जेल के अंदर मालिश ले रहा है। और कल मनीष सिसोदिया जी मीडिया के सामने आकर सत्येंद्र जैन जी की बीमारी का हवाला देते हुए कह रहे थे कि शर्म आनी चाहिए हमें। आज अभी तक आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, एक भी प्रवक्ता ने आकर इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया है। कोई बड़ी बात नहीं, कल तक मनीष सिसोदिया जी एक बलात्कारी द्वारा अपने मंत्री की मालिश का बचाव करते हुए दिखे। आज हो सकता है मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग क्रांतिकारी जो है उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत हो सकता है ये भी सफाई आ जाए कि तिहाड़ जेल में बंद एक बलात्कारी को मनीष सिसोदिया जी के वोकेशनल ट्रेनिंग विभाग ने मसाज की ट्रेनिंग दी थी और वो ट्रेंड किया गया था और वही सत्येंद्र जैन जी को मसाज दे रहा था। कोई बड़ी बात नहीं, मनीष सिसोदिया जी अपने पार्टी और नेता के बचाव में अब ये भी तर्क लेकर आ जाएं। पर मैं मांग करती हूं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष 8 महिला आम आदमी पार्टी की विधायकों से तुरंत मीडिया के सामने आए। कल से धोखे में रखा जा रहा है दिल्ली और देश को। कल से कहा जा रहा है कि उनके झूठा बदनाम किया जा रहा है।
नैतिकता के आधार पर लगातार मांग की गई कि सत्येंद्र जैन जी की बेल एक के बाद एक रद्द हो रही है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त पाते देख कोर्ट भी उनकी बेल लगातार एक के बाद एक रद्द कर रहा है। ऐसे समय में एक बलात्कारी से मसाज लेना क्या आम आदमी पार्टी की 8 महिला विधायकों और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को मंजूर है, या अब भी वो चुप रहेंगी, या आगे आकर दिल्ली सरकार के ऊपर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ये दबाव बनाएंगी कि अब बिना समय गवाए आप सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से बर्खास्त करें। 4 लोग हों, क्या चल रहा है तिहाड़ जेल में, पूछना चाहते हैं। बाहर से खाना आ रहा है, रिमोट कंट्रोल आपको दिख रहा है, बिस्लरी पानी की बोतलें दिख रही हैं, पूरा ऐश हो रही है उसके अंदर। ये राजनीतिक बदलने वाले अरविंद केजरीवाल जी अभी भी भारत रत्न मांगेंगे। शहीद आजम भगत सिंह जी का बार बार इन जैसे भ्रष्ट अपने नेताओं से तुलना करने पर, अपमान करने पर आप भगत सिंह जी के परिवार उनसे देश से माफी मांगेंगे, या इस पे भी कोई सफाई देंगे? आज अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से आप और आपका एजेंडा बेनकाब हो गया है। मैं आप सभी पत्रकार साथियों को कहूंगी, आम आदमी पार्टी लगातार बेनकाब हो रही है और इसमें भाजपा आम आदमी पार्टी को बचाते हुए साफ दिख रही है। पूछना चाहते हैं, जब तिहाड़ जेल के अंदर ये सब चल रहा था, आप खामोशी से चुप कर कर ये सब क्यों देखते रहे? ये तो तिहाड़ जेल के किसी एक ने ये सीसीटीवी फुटेज, कह सकते हैं देश हित में, दिल्ली के हित में, आम आदमी पार्टी के फेक एजेंडे को बेनकाब करने के लिए किसी तरह लीक की, जारी की, आप और हम तक पहुंची ये सच्चाई। आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है राजनीति के तहत, गुजरात चुनावों के तहत इन सब की साजिश है। ये तो आंखों देखी सच्चाई, सच्ची तस्वीरें हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी इस सच्चाई, इन तस्वीरों से आप इंकार कर सकते हैं? राजनीति एक तरफ है, क्या सत्येंद्र जैन जी को नहीं पता था जिन्हें आप फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे हो, जबकि वो बच्चियों के बलात्कार का दोषी है, उससे जो मसाज ले रहे हैं, सत्येंद्र जैन जी बिल्कुल अनजान थे? या उन्होंने सब कुछ वहां पर देखने के बाद ये सुविधाएं ली? तिहाड़ जेल के बिल्कुल सामने दिल्ली ही सरकार का दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है, बिल्कुल उसी इलाके में, एक तिहाड़ जेल के पास में। किस लिए? क्योंकि कभी भी किसी भी कैदी को अगर स्वास्थ्य लाभ की जरूरत पड़े तो कैदियों को तुरंत तिहाड़ जेल से दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाकर ट्रीटमेंट दिलवाया जाता है। हम पूछना चाहते हैं, अगर सत्येंद्र जैन इतने गंभीर रूप से बीमार हैं तो क्यों उन्हें तिहाड़ जेल की बजाय दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में रखकर ये इलाज कराया जा रहा है? क्योंकि वहां आते ही ये पूरी तरह बेनकाब हो जाएंगे कि सत्येंद्र जैन किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं है, ना उन्हें किसी भी तरह की इस तरह की सुख सुविधाओं की कतई भी जरूरत है। इसलिए बार बार इस तरह से किया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा, सत्येंद्र जैन जी बीमारी का बहाना लगा के लंबे समय तक दीनदयाल अस्पताल में ही पड़े रहे। कोर्ट ने यह कहा कि अब केंद्र सरकार के या किसी दूसरे अस्पताल से सत्येंद्र जैन जी के स्वास्थ्य की जांच करवाई जाए, क्योंकि कोर्ट को भी यह महसूस हो रहा था कि स्वास्थ्य कारणों को बताकर जेल की सलाखों से बचने के लिए वो अस्पताल में पड़े हुए हैं। और वही हुआ। उसके बाद पता लगा कि ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं, ऐसी कोई इलाज की जरूरत नहीं, और उन्हें तिहाड़ भेजा गया। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं, केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार तिहाड़ जेल के सुरक्षा और नियमों से समझौता करके देश और दिल्ली की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। जहां पर बलात्कारी कहें, आतंक के आरोपी कहें, गंभीर अपराधी कहें, वो बंद है। साजिशें हुई वहां पर हत्या करने की, और पंजाब में हत्या कामयाब भी हुए करने में।
तो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसे हल्के में नहीं लेगी। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पर हम दबाव बनाते हैं, और ऐसी बहुत सी भी और खुफिया जो जिस तरह से वीडियो हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत सी ऐसी भी चीजें आने वाले समय में इससे भी ज्यादा हमें शायद चौंका सकती हैं, ये हमें महसूस होता है। धन्यवाद। आप पत्रकार साथियों के कुछ सवाल? धन्यवाद। हाँ जी। देखिए, कल वो फुटेज हमने देखा है मटियाला से आम आदमी पार्टी के विधायक जो गुजरात प्रभारी भी हैं, गुलाब सिंह यादव, अपने ही पार्टी कार्यालय में अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा वो बुरी तरह से पीटे गए हैं। आंदोलन से जुड़ा ये कार्यकर्ता है, मैं बहुत करीबी से इन सबको जानती भी हूं, आंदोलन के समय के हैं। गुस्सा बिल्कुल है कि जो पार्टी राजनीति में बदलाव के लिए आई थी, धन बल के इस्तेमाल के खिलाफ आई थी, परिवारवाद के खिलाफ आई थी, आज वही पार्टी, उसी के विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पैसे लेकर टिकटें बेचने का खेल हो रहा है। एंटी करप्शन ब्रांच द्वारा पकड़े जा रहे हैं, सीबीआई द्वारा रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, और इन्हीं के पार्टी कार्यकर्ता जब देख रहे हैं कि समझौते हो रहे हैं, टिकटें बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं, हर तरीके का खेल हो रहा है, परिवारवाद हो रहा है, तो स्वाभाविक है आंदोलन से जुड़े इस कार्यकर्ता का गुस्सा पार्टी के भीतर अपने नेताओं पर इस तरीके से देखने को मिल रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुलाब सिंह यादव, और उससे पहले हमने देखा दिलीप पांडे को भी, कि वहां पर भ्रष्टाचार हुआ कामों के अंदर। मीडिया ने सवाल पूछे तो पहले दिलीप पांडे जी ने कहा भ्रष्टाचार है ही नहीं, और फिर अगली लाइन में बोल रहे हैं वो वीडियो में, आप एफआईआर कराइए, जनता एफआईआर कराए, और वो उल्टा टांगने की गारंटी देकर जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए निकल रहे हैं। सो आम आदमी पार्टी मात्र 10 सालों में, जो 137 साल पुरानी कांग्रेस जिसमें लोकतंत्र जिंदा है, जहां चुनाव होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है, उस पार्टी को लगातार वो चुनौती दे रहे हैं, और 10 साल भी वो टिक नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह बेनकाब हो रहे हैं। तो मैं फिर कहूंगी, नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल, अब आपसे उम्मीद की जा रही थी, पर अब नैतिकता खत्म हो गई। दिल्ली ठगी गई है, हिमाचल को ठगी से बचाने में हम कामयाब हुए हैं, उत्तराखंड और गोवा भी इन ठगों से अपने आप को बचाने में कामयाब हुआ, लेकिन अब गुजरात और दिल्ली नगर निगम में भी हम पूरी ताकत लगाएंगे, एक के बाद इनको तथ्यों और सबूतों के साथ इसी तरह आपके सामने लाकर बेनकाब करेंगे, ताकि गुजरात और दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी और इनके नेताओं की ठगी से हम बचा सकें, इनके धोखे से बचा सकें। धन्यवाद। देखिए, आपको मालूम होगा, यही वो अरविंद केजरीवाल हैं जो अपने क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को कहते थे स्टिंग करिए, मोबाइल रिकॉर्डिंग करिए, हमें दिखाइए, हमारे सामने लाइए। आज अरविंद केजरीवाल अपने ही बिछाए उस जाल में एक के बाद एक वो और उनके नेता फंसते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ये एक सच्चाई है। दिल्ली नगर निगम का चुनाव में वोटिंग 4 दिसंबर को होना है, वहीं पर गुजरात में पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होना है। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे भाजपा की बी टीम बनकर, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली और गुजरात में काम कर रही है, उन्हें हम पूरी तरह बेनकाब करें। समय रहते गुजरात और दिल्ली के सामने आम आदमी पार्टी की इन ठगों की सच्चाई को इन वीडियो के माध्यम से सामने लाएं, ताकि ये सबूत हैं बिल्कुल जो आंखों देखे, जो है देखी है, जिसे दिल्ली या कोई इनकार नहीं कर सकता है। 2 बड़े मुहावरे बोले जाते हैं। एक बोला जाता है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और एक बार बोला जाता है, मोहरों की लूट कोयले पर छाप। इसका अपना अर्थ जरूर होता है, लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में इसके मायने, इसका अर्थ, इसको चरितार्थ करना बिल्कुल बदल गया है। तो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का और मोहरों की लूट कोयले पर छाप, ये दोनों कैसे चरितार्थ होते हैं, आज की कहानी उसी के बारे में है। बैंक लोन से हम सब वाकिफ हैं। हम सब लोगों ने, आपने, हमने, मध्यम वर्ग में ज़्यादातर लोगों ने
निम्न मध्यम वर्ग में लोग लोन लेते हैं। आप लोन घर खरीदने के लिए लेते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए लेते हैं, स्टूडेंट लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, शादी ब्याह में तमाम तरह के लोन हैं जो लेते हैं। खुदा न खास्ता अगर आप उस लोन की एक किस्त न चुका पाइए तो आपका फोन बजना बंद नहीं होता है, बैंक वाले फोन कर करके आपकी जिंदगी दूभर कर देते हैं, पहली बात। और दूसरी जरूरी बात उसमें यह है कि अगर आप लोन की 3 किस्तें ना चुका पाइए तो आपका लोन एनपीए बन जाता है, लठैत आ जाते हैं बैंक से, आपकी गाड़ी खींचने लगते हैं, और वो लठैत वाकई दिखने में लठैत होते हैं। आपको डराया धमकाया जाता है, आपके नाम के पोस्टर आपके घर के बाहर चिपका दिए जाते हैं कि कितना संगीन आपने जुर्म किया है बैंक की ईएमआई ना देके। और बदकिस्मती से अगर आप किसान हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी, कचहरी में आपकी फोटो चिपकाई जाएगी और जेल तक होगी। और तमामों ऐसे मामले हैं जहां पर 1 या 2 लाख रुपए के लिए किसानों को जेल की सजा काटनी पड़ी है। लेकिन यह कहानी मध्यम वर्ग और किसान की है। अगर आप इस देश के बड़े पूंजीपति हैं और आपने 1-2 लाख का नहीं, हजारों करोड़ का लोन लिया है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार दरिया दिल है, सरकार आपको रियायत देगी, सरकार राहत देगी और बड़ी मेहरबानी करेगी। और कैसे कर रही है ये मेहरबानी? पिछले 5 साल में 10,09,510 करोड़, 10 लाख करोड़ से ऊपर का ऋण राइट ऑफ किया गया है। मोटे तौर पे मैं इसको उद्योगपतियों की ऋण माफी मांगती हूं। अब कुछ चरण चुंबक है, कुछ चीयर लीडर है सरकार के जो कूद पड़ेंगे और आपको समझाएंगे कि नहीं ये तो राइट ऑफ है, आप गुमराह कर रही हैं, ये लोन माफी नहीं है। इसका भी जवाब लेकर आई हूं और तथ्यों के साथ लेकर आई हूं। 10 लाख करोड़ से ऊपर की ऋण माफी हुई, लेकिन केवल 13% जो राइट ऑफ हुआ 10 लाख करोड़ से ऊपर का, केवल 13%, 1,32,000 करोड़ मात्र वसूल हो पाए। केवल 13% की रिकवरी हो पाई 10 लाख करोड़ से ज्यादा के राइट ऑफ पर। तो जो पैसा 8,60,000 करोड़ के आसपास रिकवर नहीं हो पाया, जो 87% 10 लाख करोड़ का पैसा रिकवर नहीं हो पाया, अगर वो लोन माफी, कर्जा माफी नहीं है अमीरों के लिए, तो वो क्या है? तो नेक्स्ट टाइम कुछ चरण चुंबक समझाने आ जाते हैं जब टीवी पर कि कैसे ये लोन माफी नहीं है और हम गलत कह रहे हैं, उनसे ये जरूर पूछिएगा कि इस राइट ऑफ का 13% मात्र वसूल हुआ है पिछले 5 सालों में, तो ये दरिया दिली अमीरों के लिए ही क्यों है? लेकिन इससे भी बड़ा गोरख धंधा कहीं और चल रहा है, और वो धंधा है आईबीसी और एनसीएलटी में। पहले बैंक जो थे लोन राइट ऑफ करने से अचकचाते थे, घबराते थे, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता था आरबीआई को और जवाब देना पड़ता था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। अब आईबीसी की व्यवस्था के चलते बैंक जो है वो एक समूह बना लेते हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बन जाती है। उस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास एक प्लान जाता है रेजोल्यूशन का, वो रेजोल्यूशन प्लान को वो अप्रूव करते हैं, वो एनसीएलटी के पास जाता है और एक बड़ा हेयर कट लेकर एसेट ट्रांसफर हो जाता है, लोन रफा दफा हो जाता है। ये थोड़ा जार्गन है, तो इसको अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जरूर बताना चाहती हूं, व्यूअर्स को समझाना चाहती हूं। 1000 करोड़ का लोन था जो एनपीए बन गया, जो राइट ऑफ हो गया। बैंक आपस में मिलकर ये तय कर लेते कि 1000 करोड़ का लोन था, कोई बात नहीं, 100-200 करोड़ लो, बाकी 700-800 करोड़ कहां लुप्त हो गया किसी को नहीं पता है। इसको हेयर कट बोलते हैं। हेयर कट ऐसा लिया जा रहा है कि 1000 करोड़ का लोन 100-200 करोड़ देकर रफा दफा कर दिया जाता है और वो एसेट सरकार के प्रिय लोगों के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ऐसे तमामों केस हैं आईबीसी में जो कि न्यायालय में लंबित है। मैं आपको भी ताजा आंकड़ों के बारे में बता देती हूं। 542 केसेस अभी आईबीसी ने रिजॉल्व किए हैं, इन मामलों को निपटाया है। इस पर बड़ी पीठ ठोकी गई। अभी पिछले 3-4 दिन पहले आया था कि हमने कितने मामले निपटा दिए, कितने सुलटा दिए, कितने सुलझा दिए। 542 मामले। इन 542 मामलों में कर्जा था करीब 8 लाख करोड़ का,
वसूली हुई 1,80,000 करोड़ की। 8 लाख करोड़ का कर्जा, वसूली 1,80,000 करोड़ की, मतलब करीब करीब 6 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा कहां गया किसी को नहीं पता है। एसेट ट्रांसफर हो गया, बैंकों ने अपनी किताबें बंद कर दी और दुनिया को बता दिया गया कितनी बढ़िया व्यवस्था चल रही है। तो अब यह सवाल क्यों ना बने कि एनपीएस का क्या हो रहा है। बड़ी बातें करते थे सरकार के लोग, ये सरकार वाले लोग कहते थे कि कैसे एनपीए बन रहा है और किस तरह से दिक्कतें पेश आ रही हैं यूपीए के कार्यकाल के दौरान। थोड़ी असलियत इनके बारे में भी बयां कर देना जरूरी है। मोदी सरकार के कार्यकाल में एनपीए का क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, जब आरबीआई से यह पूछा गया कि ये महानुभाव कौन हैं जिनके 10 लाख करोड़ राइट ऑफ हुए, जिनसे सिर्फ 13% वसूली करी गई, तो बोला गया कि नहीं, हम इनके नाम नहीं बता सकते, वो गुप्त और गोपनीय हैं। ये गुप्त और गोपनीय क्यों है? ये जो पैसा था ये हमारा और आपका पैसा था, क्योंकि बैंक को कैपिटलाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा आता है टैक्स से, और सिर्फ इनकम टैक्स से नहीं, जीएसटी से, जो आटे पर भी आप दे रहे हैं, आता है जो एक्साइज ऑफ पेट्रोल पर दे रहे हैं, जो जबरदस्त टैक्स वसूली पेट्रोल डीजल पर हो रही है, जो हम और आप, इस देश का सबसे गरीब आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला, वो भी देता है। तो हर व्यक्ति का पैसा लग के बैंक रिकैपिटलाइज होता है। जब वो लोन माफी हो जाती है तो ये बोला जाता है आपको हम नाम नहीं बता सकते, ये गुप्त और गोपनीय है। लेकिन अगर आप एक भी ईएमआई पर डिफॉल्ट कर जाइए तो आपका नाम अखबार में छप जाएगा कि फलाने व्यक्ति ने डिफॉल्ट किया, इनको अब कहीं से लोन नहीं मिलना चाहिए। मोदी सरकार के कार्यकाल का कच्चा चिट्ठा थोड़ा खुलना जरूरी है। मोदी सरकार के कार्यकाल में एनपीए जो है वो 365% बढ़ा है। 365% एनपीए की उछाल हुई है। बड़ी फोन बैंकिंग की बात करते थे, जो एनपीए वित्तीय वर्ष 15 में 5 लाख करोड़ का था, वो इनके 6 साल के कार्यकाल में शुरू में 19 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। 365% की वृद्धि। तो अब क्या सवाल नहीं बनता कि किसके फोन पर ये लोन दिए जा रहे हैं? क्या क्विड प्रो है? कौन पैसा लेके ये लोन दे रहा है और ये लोन एनपीए क्यों बन रहे हैं? ये सवाल पूछना लाजमी है और ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। विलफुल डिफॉल्टर्स जो पैसा दे सकते हैं लेकिन स्वेच्छा से कहते हैं भाई हम पैसा नहीं देंगे, आपको और हमें ये रियायत नहीं है, किसान को ये राहत नहीं है कि वो कह दे मेरी फसल फेल हो गई भाई मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर आपने हजारों लाखों करोड़ों का लोन लिया है तो आप ये कह सकते हैं कि मैं कर्जा देने में असमर्थ हूं, जबकि आपके पास पैसा हो सकता है। विलफुल डिफॉल्ट 23,000 करोड़ का होता था 2012 में, 23,000 करोड़ का। आज वो करीब करीब 2.5 लाख करोड़ का है। 10 गुना इजाफा विलफुल डिफॉल्ट में। ये क्यों हो रहा है? यू क्यों होने दिया जा रहा है? ये कौन लोग हैं जो विलफुल डिफॉल्ट कर रहे हैं और क्यों करना दिया जा रहा है? ये सवाल अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। लेकिन उससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि सरकार की नाक के नीचे, और मेरा मानना है सरकार के संरक्षण के चलते, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 38 ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े बैंक के फ्रॉड और घोटाले किए, हमारे आपके पैसे को डुबोया, बैंकों को चपत लगाई, वो आज देश छोड़कर भाग चुके हैं। और मोदी जी और उनकी तमामों एजेंसी जो फ्रंटल बन चुकी हैं वो हाथ मलती रह गई चश्मा पहनकर। 38 ऐसे लोग हैं, 1 2 या 3 नहीं। मैं मेहुल चोकसी, मेहुल भाई, मोदी जी के मेहुल भाई और वो गलबैया करते थे उनके साथ नीरव मोदी और विजय माल्या की बात नहीं कर रही हूं। इनके जैसे 38 लोग ये देश छोड़कर भाग गए इनके शासनकाल में और ये हाथ मलते रह गए। और सुर्खियां चलती है फलाना वापस आने वाला है, ढिमकाना वापस आने वाला है। 44 करोड़ रुपया खर्चा किया, एक प्लेन भेजा एंटीगुआ मेहुल भाई को वापस लाने के लिए। लेकिन मेहुल भाई ने ऐसा इतना चमकाया इस सरकार को कि वो चंपत हो गए और उनको पता ही नहीं चला वो चले कहां गए। 44 करोड़ का प्लेन वहां खड़ा रहा 3 दिन एंटीगुआ में, बिलिंग हो गई, वापस ढाक के 3 पात बन के हम घर आ गए। ये इस सरकार की असलियत है। पहले भाग जाने देते हैं, फिर किसी को लेकर नहीं आने पाते। जिस दिन कोई नेगेटिव खबर आने वाली होती है सुर्खियां चलने लगती है, ब्रेकिंग न्यूज, फलाना वापस आने वाला है।
तो ये हम 8.5 साल से सुन रहे हैं कौन कौन वापस आने वाला है, वो सब लोग जिनको इन्होंने भगाया। हमारे सरकार से कुछ सीधे सवाल है इस मामले में। पहला सवाल हमारा है कि आखिर कैसे और किस तरह 10,09,510 करोड़, 10 लाख करोड़ से ऊपर पैसा बैंकों का कर्जा राइट ऑफ किया गया। आखिर क्यों सिर्फ 13% उस राइट ऑफ की वसूली हो पाई, आगे क्या वसूली संभव है? जिन उद्योगपतियों को यह फायदा पहुंचाया गया उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकारी बैंक जिस निरंकुशता से हेयरकट ले रहे हैं और कौड़ियों के दाम पर एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, इस पर क्या निगरानी रखी जा रही है और इसकी क्या जांच होगी? हजार करोड़ के लोन जो हैं वो 100 200 करोड़ देकर निपटा दिए जा रहे हैं। आखिर एनपीए में 365% की उछाल कैसे आई? कौन फोन कर रहा है, किसको लोन दिए जा रहे हैं, कौन सा क्विड प्रो को है, इसकी जांच कौन करेगा? और अंत में विलफुल डिफॉल्ट जो 10 गुना बढ़ गई, वो क्यों बढ़ने दी गई? 38 लोग जो देश छोड़कर चले गए, उनको वापस लाने के लिए सिर्फ आपके पास जबानी जमा खर्च है या वाकई में कोई प्लान या कोई स्ट्रैटेजी है? यह सवाल पूरा देश और खास तौर से वो लोग जिनके व्यापार, धंधे, आय आपने चौपट कर दी और वो आज अपनी ईएमआई पे करने में असमर्थ हैं, आपसे जरूर पूछते हैं। I will very briefly make a statement in English on this. This is an extremely important matter. In the last 5 years alone, the government has written off about 10 lakh crore rupees. Only 13% of that write-off has been recovered, which amounts to about 1.3 lakh crore rupees. So the very obvious question is that why are such huge amounts of debt being written off? And why is only 13% of that being recovered? Because cheerleaders of this government will tell you that I am misleading and this is actually not a loan waiver but a write-off. This is as good as a loan waiver because you are being able to recover only 13% of the write-off. But this misery about missing EMIs only harms India's middle class. You may have taken a home loan, a student loan, a car loan. If you are unable to pay EMI, there will be recoverers at your doorstep. Your name, you will be publicly named and shamed. But none of these names will be made public. And it is absolutely astonishing because the money that they have swindled or the loans that are being written off are actually taxpayers' money. And I'm not just talking about direct taxpayers, I'm talking about taxpayers of all kinds. We are paying GST on common flour today. So GST collections, excise from petrol and diesel, income tax, all sorts of money that every Indian mind you, not just the tax-paying bogey, but every Indian is paying tax in this country, and that tax is being utilized to write off loans, to absolve corporates of their liabilities. There is also something very amiss that's happening in the IBC and NCLT. There was a time when banks were a little wary of writing off debt because they were answerable to the RBI and to the Ministry of Finance. But today, banks get together, they form a committee of creditors, a plan for resolution comes to them, they approve that plan, it goes to the NCLT. The moment NCLT approves that plan, they are absolved. Corporate borrowers are absolved of their liability because NCLT has given them a clean sheet, and haircuts to the tune of 70 to 80 to 90% are being taken. Simply put, that means a loan that was about 1,000 crore written off, you can pay about 100, 200 crores, settle that loan and live happily ever after. And that asset is being transferred at throwaway prices to cronies of this government. There are innumerable cases that I can begin talking about in the NCLT and IBC where this has happened. So this does raise very important question on why banks are doing this. Very recently, 542 cases were resolved. The total outstanding debt was close to 8 lakh crore rupees. Only 2 lakh crore worth of that money was recovered, and the rest, of course, one doesn't know where that money went. It's also important to point out here that NPA under the Modi government has gone up by 365%. It used to be 5 lakh crore at the end of between 2008 to 2014, those 6 years. It has risen
to over 18 lakh crore rupees in the first 6 years of the Modi government. That's the available data, and so I'm quoting numbers from 14 to 20. Willful defaulters, that number has gone up from 23,000 crore rupees to 2.4 lakh crore rupees. And one will raise questions that who are these people who are defaulting willfully and not being brought to book? And the guilty just runs away. Because it is not just Mehul Choksi or Nirav Modi or Vijay Mallya, 38 fraudsters and swindlers who have swindled money from you and I have fled this country under the watch of Prime Minister Modi, and all attempts to bring them back and produce them before courts or bring the guilty to book have gone amiss. So the crucial questions continue to remain. Why a write-off of over 10 lakh crore rupees? Why a recovery of only 13%? What about the rest of the money? Who are these corporates who are benefiting from this? Why are their names not being made public? Why is it that PSU banks are being allowed unbridled power to take haircuts and transfer assets at throwaway prices? It is obviously discretionary, it's obviously arbitrary. And more than anything else, is there a watch on them? Is it being probed how they are doing this? Those are the real questions that remain. Besides the fact that a 365% rise in NPA, the government is answerable. Why has willful default gone up by 10 times? And what about the 38 swindlers who have fled this country? Is there any plan to bring them back? Thank you. We will first take questions on suo motu, please. प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती है, कभी भी अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर वोट नहीं मांगती, क्योंकि काम नहीं करती है। हर चुनाव व्यक्तिगत प्रधानमंत्री मोदी के बारे में हो जाता है। मैं फला का लड़का हूं, मैं फला हूं, मैं यहां हूं, हर चीज स्वांताए सुखाए हो जाता है। यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल आपने भी कभी उठाए थे और हमने जवाब दिया था। आज ये देश जरूर जानना चाहता है कि 10 लाख करोड़ से ज्यादा का राइट ऑफ हुआ। सवाल उठाया जाता है तो आप कहते हैं नहीं नहीं, ये लोन माफी नहीं है। आप रिकवर 13% कर पाए, बाकी का पैसा कहां गया, कैसे गया, बैंक कैसे निरंकुशता से बेधड़क धड़ल्ले से हेयर कट करके अब्सॉल्व कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स को देनदारी से मुक्त कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? और जहां पर किसानों की बात कर लो, जहां पर छोटे उद्योगों की बात कर लो, तो ये फिस्कल डेफिसिट का बहाना बनाने लगते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिस्कल डेफिसिट का ये राइट ऑफ 61% है। अगर ये राइट ऑफ ना हो तो 61% देश का फिस्कल डेफिसिट के बराबर ये राइट ऑफ है। 61% ऑफ द फिस्कल डेफिसिट कैन बी फंडेड बाय दिस राइट ऑफ अलोन। इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मुंह नहीं है चर्चा करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना इकोनॉमी की समझ है, ना समझने की ललक है, और ना समझना चाहते हैं। और इसका मूल कारण है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, फायदा तो चंद पूंजीपतियों को ही पहुंचाना है, वो पहुंचाया जा रहा है, हम क्यों जवाब दें? इसका और कोई औचित्य नहीं है और कोई जवाब नहीं है। इस पर और कोई सवाल? Can you repeat who all have to declare it? There will be a very long list of people from the BJP who will have to first make their names public, starting from the Prime Minister himself and the various department heads of the BJP
who are found more often than not overseas now and not in the country. इसका हम एक अलग से पीसी कर रहे हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में बस ये बता देती हूं कि ये, इस पर अलका जी अभी आप लोगों से विस्तृत बात करेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो हिपोक्रेसी है वो हर ओर, हर दिन, हर पल खुलती है। जैसे ही फोटो आई बता दिया गया फिजियोथेरेपिस्ट थे। नहीं जी, वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं थे, वो रिंकू हैं, रेप के अक्यूज्ड हैं, पॉक्सो के अक्यूज्ड हैं, यौन शोषण बच्चों के मामले का अक्यूज्ड आदमी पैर दबाते हुए मिला है। इसके बारे में ज्यादा बात क्योंकि अलका जी करेंगी, मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगी। लेकिन जो लोग राजनीति को बदलने आए थे, बड़ी जल्दी से और बड़ी तबीयत से बदल गए। मेरा अपना मानना है कि प्रियांक कानूनगो नाम के एक व्यक्ति हैं जो NCPCR, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के हेड हैं, जो शाखा से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। और जब गैर राजनीतिक यात्रा में बच्चे ललक के राहुल जी के साथ आ रहे थे और ना राजनीति की कोई बात हो रही थी, ना वोट की कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़े तगड़े से इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी और इलेक्शन कमीशन ने फिर उसको उनके बोला ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं, आपको जो करना है इस पे करिए। आप मुंह की खानी पड़ी थी। प्रियांक कानूनगो आज कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। एक छोटी सी बच्ची को वोट मांगने के लिए उकसाया जा रहा है और वो वहां पर प्रधानमंत्री के बगल में खड़े होकर विशुद्ध राजनीतिक काम उससे कराया जा रहा है। और प्रियांक कानूनगो कहीं खोते से लग रहे हैं, कहीं सो गए, किस खो में घुस गए? क्या उनके अंदर दम नहीं है? क्या उनको डर लग रहा है या आंखों पे पट्टी बांध ली है? ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ये होता है अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन कि उनको विशुद्ध राजनीतिक कारणों के लिए रैली में वोट मांगने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है अब्यूज ऑफ चाइल्ड राइट्स। इस पर NCPCR को जगना चाहिए। लेकिन आंखों पर पट्टी तो ऐसी बंधी है और कुंभकर्ण की नींद ऐसी सोए प्रियांक कानूनगो जी कि अभी ट्विटर पर दिख नहीं रहे हैं। जी हाँ, चुनाव आचार संहिता भी लगी और मुझे ऐसा लगता है एक वीडियो है जिसको बीजेपी का हर व्यक्ति शेयर कर रहा है। हर व्यक्ति बड़ा सीना ठोक के उस वीडियो को शेयर कर रहा है और कह रहा है कि देखिए छोटी बच्ची ऐसा कर रही है। ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, ये बच्चों के राइट्स का उल्लंघन है और ऐसे मामलों पर NCPCR को जागना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपना दमखम और अपना करने का जज्बा वो उस शाखा पे रखा है जहां उन्होंने लास्ट अटेंड किया था। रघु शर्मा जी, शक्ति सिंह गोयल जी, रामकृष्ण ओझा जी, मिलन देवड़ा जी और यहाँ के उम्मीदवार इंद्रनील राजगुरु जी, सिद्धार्थ पटेल साहब, अर्जुन मोडवाड़े जी और तमाम उपस्थित हमारे मंच उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, हम सबको बहुत खुशी है कि राहुल गांधी जी एक ऐतिहासिक यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। उसको छोड़ करके आपके लिए आए हैं, गुजरात के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल जी के दिलो दिमाग में क्या भावना है गुजरात के प्रति। पिछले चुनाव में आपने सबने राहुल जी के प्रति जो प्रेम था, प्यार था, आशीर्वाद था, वो दिखाया गुजरात वासियों ने और हम लोग जीत के नज़दीक पहुंच गए थे। 8-10 सीटों का फर्क रह गया था। तो हम जानते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी के परिवार में इस बात का एहसास है कि गुजरात के लोगों की भावना राहुल जी के प्रति क्या है। देश के हालात बहुत गंभीर है, उसको भी आपको हमको समझना पड़ेगा। किस प्रकार से राहुल जी की यात्रा का उद्देश्य यही है जो देशवासियों के दिलों के अंदर इश्यू बना हुआ है। नंबर 1, भयंकर महंगाई की मार, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। नंबर 2, बेरोजगारी, नौजवानों में बहुत भयंकर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, निराशा के भाव आ रहे हैं और उनके परिवार के माँ बाप सोचते हैं पता नहीं बेटा बड़ा होके क्या करेगा पढ़ करके। ये पहली बार आज़ादी के बाद में ऐसा माहौल बना देश के अंदर। और तीसरा सबसे खतरनाक वो है तनाव का, हिंसा का माहौल।
कोई पत्रकार, साहित्यकार, लेखक भी अगर कोई लेख लिख दे तो जेल जाओ, राजद्रोह है, देशद्रोह है। ऐसा पहले कभी नहीं था। 70 साल में कांग्रेस नेताओं ने आज़ादी के पहले भी त्याग, बलिदान, कुर्बानियाँ हुई। आज़ादी के बाद में महात्मा गांधी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, उसके आधार पर ये देश चला है। देश एक रहा, अखंड रहा, लोकतंत्र जड़ें मजबूत हुई देश के अंदर। इंदिरा गांधी जी जान चली गई, उनका सीना छलनी हो गया, पर देश को एक व अखंड रखा, वो कांग्रेस पार्टी है। राजीव गांधी जी शहीद हो गए इस उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने की बात करते करते। तो एक तरफ तो शानदार इतिहास है, आपके मालूम है, और दूसरी तरफ जो अहम और घमंड में चल रही सरकार, मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, ये दो लोग देश चला रहे हैं। ये संभव नहीं है, असंभव है। कोई बोल नहीं पा रहा है, उनकी पार्टी के अंदर भी तब भय है। वो भय पहली बार गुजरात की जनता निकाल रही है। 32 लोग जो इनके उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो रिबेल खड़े हो गए। वो हिम्मत तभी कर सकते हैं जब जनता का मूड बदलावा हो। सरकार विरोधी लहर है गुजरात के अंदर। कोरोना को लेकर के कितने लोग मारे गए इनकी लापरवाही से। क्या हुआ, शराब पी करके, नकली शराब पी करके कितने लोग मारे गए। मोरबी के अंदर अभी आपने सालियन रखा। मैं खुद गया मोरबी में, राहुल गांधी जी ने कहा वहाँ जाइए सीधे आप। हम लोग गए, सभी लोग सबसे मिले, घायलों से मिले। हम लोग दाह संस्कार में भी गए, वहाँ पर सब कुछ देखा और एक मांग करी खाली, जो वारी मांग थी। आरोप नहीं लगाया हम लोगों ने, हमने कहा खाली आप हाईकोर्ट की सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से जांच करवाओ, जिससे कि सच्चाई मालूम पड़े किसकी लापरवाही से 135 लोग मारे गए हैं। तो मालूम पड़े तो कम से कम आगे गलतियां नहीं करें, लोग डर रहे, भय रहे, हम अगर गलती करेंगे तो सजा मिलेगी। वो भी इनको मंजूर नहीं है। अब गुजरात हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो राहुल गांधी जी अभी आपके सामने अपनी बात रखेंगे। मुझे खाली आपको ये अपील करनी है, सरकार विरोधी भयंकर लहर है, मुख्यमंत्री सहित सबको बदल दिया गया है, उससे अंदाज लगा लीजिए। बेरोजगारी बहुत भयंकर है गुजरात के अंदर भी। सड़कों की स्थिति कैसी बन गई है, कोई जमाने में क्या थी आपको मालूम है, सारे इश्यू आपको मालूम है। और मैं अंत में कहना चाहूँगा, जो राहुल जी के निर्देश पे जो वचन दिए गए हैं आपको, राहुल गांधी जी जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, तो जो हमने जन घोषणा पत्र, जनता से पूछ के बनते हैं घोषणा पत्र आजकल राहुल जी के निर्देश से। पहले नाम था घोषणा पत्र का, अब नाम है जन घोषणा पत्र। यहाँ भी वैसे ही बना है, वचन वैसे ही दिए गए, जनता को पूछ करके दिए गए। इसलिए आप सबको मालूम वचन क्या है, खाली मुझे इतना ही कहना है, आप विश्वास कीजिए वचनों पर। राजस्थान सरकार ने कई वचन पूरे किए हैं, यहाँ पूरे किए जाएंगे। राहुल गांधी जी चुनाव जीतने के बाद में भी राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं। कमेटी बनाई बाकायदा AICC ने मॉनिटर करने के लिए जन घोषणा पत्र में किए गए वादे कहाँ तक निभाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है और आप पार्टी क्रेडिबिलिटी क्या है। आप सोच सकते हो झूठे वादे कर रहे हैं वो लोग। हिमाचल में वो पता नहीं अचानक ही, वहाँ भी आपकी तरह वादे किए थे हिमाचल प्रदेश वासियों से। वहाँ पे भी रोड शो किए थे, बड़े बड़े मीटिंग की थी, अचानक ही पूरा विड्रॉ कर लिया अपना कैंपेन। आप सोच सकते हो कि ऐसे लोगों पे क्या विश्वास कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि उनका कोई भरोसा नहीं है, कब गायब हो जाए। गुजरात से भी वादे झूठे, उनके कोई दम नहीं है। मीडिया मैनेजमेंट है, वो सामने आ रहा है आपके। धीरे धीरे उनका टेम्पो नीचे इसीलिए आ रहा है। सच्चाई सच्चाई होती है और गुजरात के लोग, गांधी के प्रदेश के लोग हैं, जानते हैं कि सच्चाई का मायने क्या होता है। इसलिए मैं आपको यही बात कहता हुआ
इस बार सबक सिखाओ। 27 साल का शासन बन गया उनका, एक मौका वापस दीजिए कांग्रेस को, सुशासन करके दिखाएगी कांग्रेस। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जगदीश भाई ठाकुर जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, सिद्धार्थ पटेल जी, रमेश चेन्नीथाला जी, मोहन प्रकाश जी, मिलिंद दियोरा जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, गुजरात के युवाओं, किसानों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। प्रेस के मित्रों तो कहते हैं, मगर आप हमारी बात नहीं उठाते हो टीवी पे। देखो मुस्कुरा रहे हैं, पीछे से रिमोट कंट्रोल है। इनकी गलती नहीं है वैसे, ये कोशिश करते हैं, मगर इनके जो मालिक हैं इनको देखो ऐसे कर रहे हैं, देखो ऐसे कर रहे हैं। सत्तर दिन पहले कन्याकुमारी से हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और अब हम महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में घुस रहे हैं। यात्रा श्रीनगर तक जाएगी और श्रीनगर में हमारा जो तिरंगा झंडा है उसे वो यात्रा लहराएगी। तकरीबन 3500 किलोमीटर की यात्रा है। 120 दिन 125 दिन लगने चाहिए। पैदल यात्रा है। बहुत सीखने को मिल रहा है। युवाओं से बातचीत हो रही है, किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, उनसे बात हो रही है। बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत मोहब्बत दे रहे हैं। सब जगह लाखों लोग आ रहे हैं। ये टीवी वाले इतना दिखाते नहीं हैं, मगर नदी सी है। रोज 5:30 बजे लोग आते हैं, 6 बजे हम शुरू करते हैं, 8 बजे रात को, 7:30 बजे रात को यात्रा खत्म होती है। अजीब सी बात है, थकान बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी शक्ति, जनता की शक्ति हमारी मदद कर रही है। दुख इस बात का है कि यह यात्रा गुजरात से नहीं निकली। बड़ी खुशी हो रही है, मगर दुख भी लग रहा है। युवाओं से बात करते हैं, हजारों युवाओं से मैंने बातचीत की है।
हर 5-10 मिनट कोई युवा आता है, अपने सपने के बारे में मुझे बताता है। कोई कहता है इंजीनियर बनना था, सालों पढ़ाई की, सपना देखा था कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे, आज मजदूरी कर रहे हैं। कोई कहता है डॉक्टर बनना था, शिक्षा के पैसे दिए, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को लाखों रुपए दिए, आज उबर की गाड़ी चलानी पड़ रही है, पिज्जा डिलीवर करना पड़ रहा है। किसान से बात करो, सवाल पूछते हैं, राहुल जी हमें बात समझ नहीं आती, हिंदुस्तान के 3-4 अरबपति लाखों करोड़ रुपए कर्जा लेते हैं और फिर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ हो जाता है। हमने क्या गलती की? हम 50,000 रुपए का कर्जा लेते हैं, 1 लाख रुपए का कर्जा लेते हैं, हमारा कर्जा कभी माफ क्यों नहीं होता? उन्हें जब वो कर्जा वापस नहीं देते तो उसे वो सरकार नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मगर जब किसान 50,000 रुपए कर्जा लेता है, वापस नहीं देता, उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं कहलाया जाता, उसको डिफॉल्टर कहलाया जाता है। ये सवाल किसान पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री बीमा योजना में पैसा डालते हैं, तूफान आता है, बारिश होती है, खेत बर्बाद हो जाता है, 1 रुपया नहीं मिलता। फोन लगाते रहते हैं, नंबर से कोई जवाब नहीं देता, मेल भेजते रहते हैं, इंटरनेट पे मेल भेजते रहते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। ये सब सुनकर काफी दुख होता है। यहां पे मोरबी की ट्रेजेडी हुई, उस समय पत्रकारों ने पूछा मुझसे इसके बारे में आप क्या सोचते हो, और मैंने बोला देखिए 150 लोगों की मृत्यु हुई है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस पे मैं बोलूंगा नहीं। मगर सवाल उठता है, आज उठता है, जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं। बीजेपी के साथ उनका अच्छा रिश्ता है तो उनका कुछ नहीं होगा क्या? चौकीदारों को पकड़ लिया, अंदर कर दिया, मगर जो सच्चे लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं। और ये गुजरात जो आपका प्रदेश है, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का ये सेंटर है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। ये जो छोटी कंपनीज हैं, मिडिल साइज कंपनीज हैं, और आपके लोग सिर्फ गुजरात में नहीं चलाते, पूरे हिंदुस्तान में आप लोग इनको चलाते हो। यही तो देश को रोजगार देती हैं। ये जो अरबपति हैं 2-3,
ये रोजगार नहीं देते हैं। जो छोटे बिजनेसेस हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस हैं, वो रोजगार देते थे। क्या हुआ? सरकार ने नोटबंदी की, आपसे कहा था काला धन मिटा देंगे, काला धन नहीं मिटा। मगर सारे के सारे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस बंद हो गए। फिर गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, हर महीने फॉर्म भरो, जो बचे थे वो भी खत्म हो गए। रास्ता साफ करना था, अरबपतियों के लिए रास्ता साफ करना था। कोरोना के समय भी वही किया। मुझे याद है, हिंदुस्तान के मजदूर, किसी पत्रकार ने मुझे पूछा कि आप 2000 किलोमीटर चले हो। मैंने उससे कहा, देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान का हर मजदूर ये 2000 किलोमीटर चला था, भूखा चला था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जब उस मजदूर को सरकार की जरूरत थी, हिंदुस्तान की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने उनकी मदद नहीं की। और जब वो मजदूर सड़क पे गिर रहे थे, मर रहे थे, उसी समय बीजेपी की सरकार ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते थे वो चिल्ला रहे थे, हम बर्बाद हो गए, नोटबंदी हुई, गलत जीएसटी लागू हुई, उसके बाद कोविड आया, मदद नहीं की, सपोर्ट नहीं दी। ये पॉलिसियां नहीं है, ये नोटबंदी, ये जीएसटी, कोविड में जो इन्होंने किया, ये पॉलिसी नहीं है। ये किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, छोटे व्यापारियों के खिलाफ, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों के खिलाफ ये हथियार है, इनको खत्म करने के हथियार है। और जो हिंदुस्तान के 2-3 बड़े अरबपति हैं जिनको आप जानते हो, उनके लिए रास्ता साफ करने के हथियार है। वो कोई भी बिजनेस चलाना चाहे चला सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं। टेलीकॉम बिजनेस करना है तो टेलीकॉम में घुस जाएंगे, एयरपोर्ट में घुस जाएंगे, पोर्ट्स में घुस जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, जो भी ये करना चाहते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं। मगर अगर हिंदुस्तान का युवा सपना देखना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो पहले आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाइए, लाखों रुपए दीजिए, महंगाई सही है, और उसके बाद इंजीनियर मत बनिए, मजदूरी कीजिए। आज इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है, गुजरात में, बाकी हिंदुस्तान में। पहले जो गरीब लोग हुआ करते थे, पब्लिक सेक्टर में उनको नौकरी मिल जाती थी। आज पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो रहा है। रेलवेज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, बीएचईएल को प्राइवेटाइज किया जा रहा है,
ऑयल कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और किसको दिया जा रहा है? उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों को। यह आपकी पूंजी है, यह आपका धन है। पब्लिक सेक्टर में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। सरकार में लाखों पोजीशन खाली है, तो आप एक तरफ बेरोजगारी तो सहते हो, दूसरी तरफ महंगाई। यूपीए के समय पेट्रोल 60 रुपए का होता था, आज 100 रुपए से ज्यादा का है। गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, आज कितने का है? 1100 रुपए का है। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, वो जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और दूसरा हिंदुस्तान की गरीब जनता का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए, न्याय का हिंदुस्तान चाहिए। और भारत जोड़ो हम जो शुरू किए हैं, उसके पीछे सोच आपकी है, गुजरात की है, महात्मा गांधी जी की है। ये नई चीज नहीं कर रहे हैं हम। रास्ता हमें गुजरात ने दिखाया था, महात्मा गांधी जी ने दिखाया था, सरदार पटेल जी ने दिखाया था। आपसे ही सीख के हम ये तपस्या कर रहे हैं, जनता की आवाज सुन रहे हैं। 7-8 घंटे हम चलते हैं, हम कुछ बोलते नहीं हैं, किसानों की बात सुनते हैं, युवाओं की बात सुनते हैं, गले लगते हैं उनसे, मजदूरों से। और 7-8 घंटे चलने के बाद कभी 10-11 घंटे हो जाते हैं, हम 15 मिनट अपनी बात रखते हैं। शाम का समय है, आप दूर दूर से आए हैं, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आपने इतना प्यार दिया, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।